एवरीवन, आज हम एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाले हैं या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट पे हमने लास्ट 2 वीडियोस देखी है जहां पे हमने नंबर के टर्म में मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, और दूसरा जहां पे हम मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं मास के टर्म में। ठीक है, उन दोनों के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस किए है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड टर्म जहां पे हम बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म में। अगर यदि हमारे पास में कोई भी गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट है और उसका कोई वॉल्यूम गिवन है और हमसे पूछ लिया जाए बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, हमें उस गैस का मोल कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि इन तीनों का आपस में किस तरीके से रिलेशन है, उन तीनों को एक साथ में किस तरीके से कंबाइन करके पूछा जा सकता है। क्लियर है, और किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने उनके बारे में भी हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, तो जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई भी गैस हो, चाहे वो गैस हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, CO2 या हमारे पास में नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस हो। अब गैसेस हमारे पास में 2 टाइप के बिहेवियर शो करती है, जिसमें हम जब आगे चल के पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर तो वहां पे हमारे पास में डिफरेंट गैसेस आएंगी और उसमें हमारे पास डिफरेंट लॉज आएंगे। कुछ गैसेस ऐसी होती है जो उन लॉज को फॉलो करती है, चाहे वो बॉयल्स लॉ आपने अगर यदि सुना भी हो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह वगैरह। तो अगर वो उन लॉज को फॉलो करती है तो ऐसी गैसेस आइडियल गैसेस कहलाती है। क्लियर है, आइडियल का मतलब होता है संस्कारी, और संस्कारी तो वही होगा जो भाई जो लॉज उसने फॉलो करने उन्हीं लॉ पे चलेगा। क्लियर है, तो यहां पे गैसेस आइडियल गैसेस होती है। कुछ गैसेस होती है जो उन बिहेवियर को शो नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। रियल गैसेस, ठीक है। तो हम यहां पे जितनी भी गैसेस की बात करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि वो आइडियल है, चाहे बेशक से उसका बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास में वो गैस है वो रियल नहीं है, वो आइडियल गैस है। बात क्लियर है। और जब भी हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो वो एक इक्वेशन को फॉलो करती है, और वो क्या इक्वेशन होती है, उसका एक रिलेशन होता है। वो ये कहता है कि जब हम प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T। मैं इस फॉर्मूला को अगर यदि कंप्लीटली टर्म में लिखूं तो प्रेशर दैट इज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू R का मतलब होता है गैसियस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इंटू T इज द टेम्परेचर। अब इनके बारे में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि यहां से हम क्या निकालना चाहते हैं, क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, कि हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़े या किस तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम यहां पे देखते हैं कि भाई हमें कोई भी गैस दे दी और उस गैस के बारे में पूछ लिया कि बताइए, गैस हो, कोई लिक्विड हो, कोई भी हो कंपोनेंट, अगर यदि हमसे पूछ लिया कि बताइए वॉल्यूम के टर्म में उसमें से कितनी अमाउंट या मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने मोल्स होंगे, तो हम वहां पे ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या यूज करें, हमें तो कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हम जब कोई भी चीज मान लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो हम कोई भी वैल्यू मानते हैं, कोई भी वैल्यू है, हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। मान लो सपोज करो मेरे को कहना है कि मैं पॉजिटिव एंड पे खड़ा हूं, मैं नेगेटिव एंड पे खड़ा हूं। अगर यदि मान लो हमारे पास में कोई भी नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम में हम कहते हैं कि अगर यदि इस तरफ चलेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, भाई -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन मिलेगा। हम इधर चलेंगे तो +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में मिल रहे हैं, तो हम किसी एक चीज को स्टैंडर्ड मानते हैं, किसी को स्टैंडर्ड मानते हैं, और स्टैंडर्ड कौन होता है, हमारे नंबर सिस्टम में वो 0 होते हैं। अगर यदि हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चले तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव वैल्यूज मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम 0 है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर। अगर यदि हम 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें वो पॉजिटिव वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं।
बात क्लियर है? मतलब हमने क्या मान लिया, जीरो को एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान ली और जीरो को एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया कि भाई इसके अगर इधर चले गए तो कुआं है और अगर इधर चले गए तो खाइए। बात क्लियर है? सिमिलर तरीके से सिमिलर पॉइंट पे हम ये कंसीडर करते हैं कि हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन वो किस पे, किसकी रेस्पेक्ट में निकालें? कोई तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट होना चाहिए ना। तो हम यहां पे एक कंडीशन लेते हैं, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड STP। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। IUPAC ने इनिशियल कंडीशन में ये बोला था, अभी तक चलता आ रहा है एक ट्रेंड, और वो बोला कि जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लेते हैं तो वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम जैसे ही केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 273.15 केल्विन होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं 273। 15 को लिखना इतना कोई आसान, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप 1.15 भी मेंशन करो, ठीक है? हम इसको 273 के अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। उसके बाद इसमें बोला कि प्रेशर होगा वो 1 ATM। ATM का मतलब है ये कोई पैसे निकालने वाला ATM नहीं है, प्रेशर की यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर चुके हो, और प्रेशर की यूनिट को जब आप कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास में ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। क्लियर है? जब हम टेम्परेचर ये ले रहे हैं, प्रेशर ये ले रहे हैं, तो हमारे पास में तो बहुत कुछ आ गया है। हमारे पास में तो प्रेशर आ गया है, ये वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता है, और यहां पे हमने लिखा है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का मतलब कोई भी गैस होगी उसके लिए कोई भी कांस्टेंट होगा वो फिक्स होता है, गैसियस कांस्टेंट फिक्स होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास में कांस्टेंट है, ये प्रेजेंट है। और जब हम किसी कंडीशन पे, जब हम इन सभी चीजों को अज्यूम कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल ले लेते। हम 1 मोल के लिए, कोई भी गैस है वो 1 मोल कितनी होगी, क्योंकि हम हर जगह पे क्या कर रहे हैं, मोल्स कंसिडर करके चल रहे हैं, तो 1 मोल पे कितनी वैल्यू होगी वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम यहां पे ये मान लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1 मोल, और जब n की वैल्यू भी आ गई तो हमारे पास में सारी चीजें तो आ गई, प्रेशर आ गया, n आ गया, R आ गया, T आ गया। तो हम यहां पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या क्या, जब हम R की वैल्यू लेते हैं तो R की वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हो अभी आप फिलहाल, क्योंकि हम जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें हम R की करीब करीब 8-10 यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है? तो यहां पे आपको सिंपल सा एक ही यूनिट याद रखनी है, और वो ये कि 0.0821। ध्यान देना है, अब इसकी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्या? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैसियस कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्लियर हो गया? अब मेरे पास में R की वैल्यू भी गिवन है, मेरे पास में n इज इक्वल टू 1 मोल, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो हम यहां पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, n इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई P। तो हमारे पास में क्या आ गया, n की वैल्यू 1 मोल इंटू R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यही है, इनटू टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर की यूनिट क्या है, वो है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। यहां से जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है, देखो मोल, यहां पे मोल इनवर्स कट गया, केल्विन इनवर्स दोनों कैंसिल, एटमॉस्फेयर कैंसिल, हमारे पास क्या यूनिट बची, खाली लीटर बची है। जैसे आप इस यूनिट को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते हमारे पास आएगा 22.4 लीटर। मेरे पास में ये यूनिट आ गई निकल के कि वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है। कब है, ध्यान देना है, कब है, जब वो 1 मोल कंपोनेंट प्रेजेंट है। 1 मोल कंपोनेंट के लिए जब मेरे पास में स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 मोल कंडीशन होगी, 1 मोल मेरे पास कंपोनेंट होगा, तो उसमें वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर होगा। बात क्लियर हो गई ना कि ये वैल्यू आ रही है निकल के। क्लियर?
चलो, बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई। क्लियर। अब यहां पे एक थोड़ा सा चेंज किया गया, हल्का सा चेंजमेंट किया गया, और वो ये कि जब हमारे पास IUPAC ने पहले तो ये बोला था कि भाई हम प्रेशर की यूनिट को 1 एटमॉस्फेयर के बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। अभी ये चेंजमेंट किया गया कि हम प्रेशर को अब एटमॉस्फेयर में नहीं, हम बार के टर्म में कंसीडर करते हैं। ध्यान देना, अब इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना है कि हमारे पास में अभी ये चेंज किया गया कि प्रेशर की यूनिट को बार, एटमॉस्फेयर की बजाय बार में ले लो। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन ही रहेगा, लेकिन अगर यदि हम टेम्परेचर की बजाय प्रेशर को हम बार के टर्म में कंसीडर करते हैं, बार, तो बार के टर्म में कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे 1 बार टेम्परेचर हमारे पास में प्रेजेंट है, 1 बार प्रेशर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही बार में कन्वर्ट हो गया, अब आपको एक चीज तो पता ही है कि अगर यदि हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर से बार में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रेशर को एटमॉस्फेयर से बार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 1.01325 इतने बार के बराबर होते हैं, इतने बार के बराबर होते हैं। हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास में यहीं से आर की वैल्यू में हल्का सा चेंजमेंट आता है, और वो क्या? क्योंकि हम यहां पे प्रेशर तो 1 बार रखेंगे, प्रेशर 1 बार, आर इज इक्वल्स टू वो चेंजमेंट आएगा, और वो क्या आएगा? यहां पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आर की वैल्यू बार की टर्म में आ जाती है 0.0831। यहां पे 21 है, यहां पे 31 है, बस सिर्फ इतना फर्क है। और वो लीटर यहां पे बार पर केल्विन पर मोल, सिर्फ एक ये चेंजमेंट आता है। और जैसे इस वैल्यू को यहां पे पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास में यहां पे वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 मोल इंटू 0.0821 लीटर बार पर केल्विन पर मोल इंटू 273 केल्विन अपॉन 1 बार। बार से बार कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी 22.7 लीटर। बस इस चीज का ध्यान रखना है। अभी ये सिर्फ एक ये हल्का सा कन्वेंशन चेंज है, जहां पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर यदि प्रेशर बार के टर्म में लिए है तो आपको 22.7 का यूज करना है। बाकी आपको मोस्टली ये और ये बुक में आपको 22.4 लीटर लिखा मिलेगा, लेकिन अगर यदि कई जगह पे, क्योंकि नई बुक्स आएंगी, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस आपको 22.7 लिखा मिल सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही चेंज हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे पास में यहां पे 1 मोल में 22.7 लीटर भी हो सकता है और 22.4 लीटर भी हो सकता है। वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम आ सकता है। क्लियर है? अब इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम वॉल्यूम के टर्म से किस तरीके से मोल्स कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को और समझ लेते हैं। अगर यदि मेरे पास में मुझे एक चीज पता चल गई, ये चीज तो मेरे पास फिक्स हो गई कि जैसे भाई हम वहां पे पीछे क्या कर रहे थे कि भाई मुझे अगर यदि ये निकालना है, 1 डजन में 12 केले होते हैं, ये तो निकाल रहे हैं, मुझे नंबर ऑफ डजन्स निकालने हैं, तो क्या करते थे? 12 डजन्स, सॉरी 12 बनाना में 1 डजन, 1 बनाना में 1/12 डजन, और नंबर ऑफ डजन्स कितने होंगे? n/12, दैट इज इतने नंबर ऑफ डजन, ये तो निकाल रहे थे। सिमिलर तरीके से अगर यदि हम यहां पे सोल्व करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, जब 1 मोल में 22.4, अगर यदि 22.4 लीटर ले रहे तो 22.4 लीटर ले सकते हो। 22.4 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं? 1 मोल, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें नहीं है कोई भी मतलब, ठीक है, हम तो मोल कैलकुलेट करना चाहते हैं। और हमें एक चीज पता है, 22.4 लीटर में 1 मोल था, क्योंकि हम ये चीज मान के चल रहे थे कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, वही तो निकाला हमने पीछे। तो अगर यदि 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो इसका मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? तो वो मोल होंगे 1/22.4 मोल प्रेजेंट होंगे। और मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने, टोटल लीटर वॉल्यूम कितने? वो टोटल है V लीटर वॉल्यूम। तो मेरे पास इतने लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे? तो वॉल्यूम जो गिवन होगा डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये ध्यान देना है, यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। बात क्लियर है? 22.4 लीटर मोल्स वैल्यू ध्यान देनी है। क्लियर? तो ये हमारे पास में आ गया। अब वॉल्यूम के टर्म में हमें ये पता चल गया, अगर वॉल्यूम के टर्म में हमें मोल्स कैलकुलेट करने आ गए तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आराम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? मोल्स इज इक्वल्स टू क्या बन गया? गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या? 22.4 लीटर। तो मेरे पास में यहां से, जैसे हमने पीछे वाले में क्या देखा था, मास अपॉन मोलर मास, जो मास गिवन होगा अपॉन मोलर मास करते हैं तो हमारे पास में मोल्स निकल के आते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी। वो क्या आएगी? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो हम यहां पे क्वेश्चन करके देखते हैं किस किस टाइप से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरीके से उसके रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहां पे, अब चलते हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले तो इसी को फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसके बेस कर लेते हैं। बहुत आसान से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ जो वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.47 से डिवाइड करना और आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इफ 22.4 ml ऑफ CO2 गैस इज प्रेजेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने जब उसमें 22.4 ml CO2 गैस प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई? मेरे पास में अगर 22.4 ml गैस है, मिलीलीटर गैस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मोल्स निकालने, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या? 22.4 लीटर। यही होता है। गिवन वॉल्यूम कितने? 22.4, लेकिन यूनिट क्या दे रखी है? मिलीलीटर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या दे रखा है? 22.4 लीटर। अब एक बात ध्यान देना, जब तक यूनिट्स आपस में कैंसिल नहीं हो जाती है तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। मैंने यही बोला है, स्पेसिफाई की है कि यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर यूनिट में कन्वर्जन में गलती हो गई तो आप क्वेश्चन चाहे कितना भी फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखा ये मिलीलीटर, ये लीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो या फिर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे मैंने लीटर को कन्वर्ट किया, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? तो दैट इज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। क्योंकि हमने पढ़ा है मिलीलीटर, मिलीलीटर की यूनिट को हटाओगे, मिली का मतलब होता है 10⁻³ के बराबर। यहां पे पुट कर दो इंटू 10⁻, लीटर में है तो +3 आएगा। ml, 1 लीटर में इतना मिलीलीटर होता है ना, तो लीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो लीटर में 10⁻³ ml मिलीलीटर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये सॉल्व हो गया। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, या फिर आप मिलीलीटर को कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी। इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, ये बात ध्यान देनी है। अगर मिलीलीटर को कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁻³ और अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, भाई 1 किलोग्राम, इसका मतलब क्या है? 1000 ग्राम ही तो होते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो हमारे पास वही सिमिलर तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि आपने लीटर को कन्वर्ट किया है मिलीलीटर में तो आप 10⁻³ कर रहे हो, मिलीलीटर को कन्वर्ट करोगे लीटर में तो 10⁻³ आ जाएगा। कोई सा भी कर लो, मैंने लीटर को कन्वर्ट कर दिया तो मिलीलीटर कैंसिल, मेरे पास में 22.4 वैल्यू कैंसिल, ये आ गया 1/10⁻+3 इतने मोल्स, या हम ये कह सकते हैं 10⁻³ मोल्स, इसकी वैल्यू आ गई। इतने नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रेजेंट है? CO2 गैस के प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, किसी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं बस, उसके बाद में कुछ नहीं है। बात क्लियर? अब यहां से हमने जो पूरे का पूरा मोल है
उसको समझे और उसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला। फाइनली हमने एक कंक्लूजन निकाला, अगर यदि हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं, मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो देखो सबसे पहला काम हमारा ये है मोल्स। यहां पे हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं और वो कौन कौन से, या तो हम नंबर के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं, नंबर, या मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम के टर्म में, या फिर हम मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं मास के टर्म में। हम ये 3 फॉर्मूला देख रहे हैं जहां पे हम नंबर्स में या मास में या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यदि हमें नंबर गिवन है और मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर गिवन है, तो हम इसको डिवाइड कर रहे थे एवोगैड्रो नंबर से। जब हमारे पास मास गिवन था तो उस टाइम में हम इसको मोलर मास से डिवाइड कर रहे थे, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज इक्वल्स टू मोल्स। और जब वॉल्यूम गिवन है तो हम इसको या तो 22.4 से डिवाइड कर रहे हैं लीटर से, या फिर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 22.7 लीटर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहां से मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझने, अगर मोल गिवन है, नंबर निकालने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो। मोल गिवन है, नंबर निकालना है, तो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगर मोल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, या फिर 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यदि मोल्स गिवन है, मास निकालना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपसे किस किस टाइप से पूछा जाएगा। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, मोल्स निकालने और या फिर आपसे नंबर निकालने या आपसे वॉल्यूम निकालने या मास निकालने, हर जगह पे आपको कुछ भी करना पड़े। अगर मान लो वॉल्यूम गिवन है, आपको नंबर निकालना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट चले जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, रास्ता कहां से होके गुजरेगा, वो इधर चले गए तो इधर तो खाई खाई है, इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। मतलब आपको किस रास्ते से होके गुजरने हैं, मोल्स से होके गुजरने हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप उसमें कैलकुलेट कीजिए मोल्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मोल्स से होके गुजरने हैं। सबसे पहला काम आपका ये होगा, आप उसमें मोल्स कैलकुलेट कीजिए। जैसे आप मोल कैलकुलेट कर लोगे, चाहे फिर वो नंबर निकलवाए, चाहे फिर वो आपका मास कैलकुलेट करवाए, कुछ भी कैलकुलेशन करवानी हो, हर चीज आपको गिवन होगी, हर चीज आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बात क्लियर हो गई? जैसे मान लो सपोज करो, ये बात समझ में आ गई, तो आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप किसी में भी नहीं घबराओगे। जैसे मान लो सपोज करो, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अभी हमने क्वेश्चन लिखा था कि 22.4 ml CO2 गैस है, CO2 गैस है, वो 22.4 ml गैस प्रेजेंट है। क्लियर है? कैलकुलेट करने, कैलकुलेट, सबसे पहले हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस का मास क्या होगा? ठीक है, चलो हमें क्या गिवन है, 22.4 लीटर, 22.4 ml CO2 गैस। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये है, जब मेरे पास वॉल्यूम गिवन है तो मैं यहां से क्या निकाल लूं, मोल्स कैलकुलेट कर लूं। मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई? अगर यदि मेरे पास में मोल्स कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, तो मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज 22.4, 22.4 क्या है, गैस है, लेकिन किस में है, ml में प्रेजेंट है। डिवाइड कर देते हैं 22.4 लीटर में। अब ये लीटर में, ये मिलीलीटर में, तो दोनों कैंसिल नहीं हो सकती है, तो मैं इसको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 10⁻³ ml। ml से ml कैंसिल, दैट इज 22.4, तो ये आ गया 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट है।
इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में गैस के आ गए, इतने नंबर ऑफ मोल्स गैस के प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई है। अब मेरे पास में यहां पे ध्यान से समझना है, मोल्स गिवन हो गए, मोल्स कैलकुलेट हो गए, मोल्स कैलकुलेट हो गए भाई, CO2 गैस के इतने मोल्स प्रेजेंट है। मोल्स निकल गए तो हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या मेरे पास मास गिवन है, नहीं है, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है भाई, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे पास में मोलर मास गिवन है, गिवन है मोलर मास किसका, CO2 गैस का। अरे गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। CO2 किससे मिलके बना है, एक कार्बन से, दो ऑक्सीजन से। एक कार्बन का एटॉमिक मास दैट इज 12, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का कितना होगा 32 प्लस 12 दैट इज 44 ग्राम पर मोल, यही तो होता है। इस वैल्यू को उठाओ, यहां पे पुट डाउन कर दो, यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, मोल्स कितने 10⁻³ मोल्स, इतने मोल्स प्रेजेंट है, इज इक्वल्स टू मास, मास तो मुझे निकालना है, मोलर मास दैट इज 44। यहां पे ले आओ, मल्टीप्लाई किया तो 10⁻³ इंटू मोल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 44 से, दैट इज इक्वल्स टू 44 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 गैस। मास ऑफ CO2 गैस आ गया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.044 दैट इज मास ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट है। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मेरे को कोई भी चीज गिवन है तो मैं उसमें से मोल्स के थ्रू होते हुए आऊंगा, और मोल्स कैलकुलेट हो गए तो चाहे मुझे अब कुछ भी कैलकुलेट करवाना पड़ जाए, कुछ भी, चाहे वो नंबर, मास, मोल्स, वॉल्यूम, कुछ भी आ जाए, सब कुछ हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई है। चलो कोई बात नहीं है, हमने मास कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप, इसी क्वेश्चन से हम दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं। सेकंड चीज क्या, नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से नंबर निकालें, चलो निकालो भाई। अगर यदि हमसे मास की बजाय सेकंड क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कुछ है, ठीक है, क्या है कैलकुलेट करो। सबसे पहला वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लिए, कितने आ गए 10⁻³ इतने मोल्स आ गए हैं। नंबर के टर्म में मास, सॉरी मास का नहीं है, हमें नंबर निकालना है, तो मोल्स इक्वल्स टू होते हैं नंबर गिवन है डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। हमें मोल्स पता है, अवोगैड्रो नंबर पता है, मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, नंबर की वैल्यू क्या आएगी, तो मोल्स आ जाएंगे 10⁻³ इज इक्वल्स टू n अपॉन Na दैट इज 6.022 10⁻23। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 6.022 10⁻23 दैट इज इक्वल्स टू 6.022 10⁻20 वैल्यू आ गई। इतने नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसके, CO2 गैस के प्रेजेंट है। CO2 गैस के टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। बात क्लियर हो गई, क्लियर है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं भाई, कार्बन एटम कितने हैं, चलो निकाल लेते हैं। जब एक CO2 मॉलिक्यूल है, एक CO2 मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक कार्बन है, एक कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं CO2 के, वो है CO2 के हैं वो है 6.022 दैट इज 20। इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है CO2 के, या पार्टिकल्स है CO2 के, या मॉलिक्यूल है CO2 का। एक मॉलिक्यूल CO2 में एक कार्बन, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 में, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 1 इंटू 6.022 10⁻20 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अगर हमसे ऑक्सीजन एटम्स, थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने, चलो निकाल लो। ऑक्सीजन एटम्स निकालते हैं।
तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 6.022 10⁻20 CO2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो हो जाएगा 2 × 6.022 10⁻20 इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो चलो ये भी निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर निकालना है ना। तो पहले हमें क्या दे रखा? वॉल्यूम दे रखा, मोल्स निकाल लो। मोल्स निकल गए, कितने आ गए? 0.10⁻³ इतने मोल्स आ गए। नंबर ऑफ एटम्स निकाले, नंबर ऑफ एटम्स n की वैल्यू आ गई 6.022 10⁻20 एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इतने। बात क्लियर हो गई? अब हमें निकालने के CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल CO2 में कितने हैं? मॉलिक्यूल CO2 में कितने हैं भाई? एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, यही तो है। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने? तो 8 × 6 प्लस दैट इज 16 दैट इज इक्वल्स टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास में एक CO2 मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.022 10⁻20 CO2 मॉलिक्यूल्स में 22 × 6.022 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, मास निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर हमारे पास में वॉल्यूम, कुछ भी चीज कैलकुलेट करवा ले, हर एक चीज आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। जहां पे आपको गिवन होगा तो आपको सबसे पहला एक ही काम करना है, क्या? आप मोल्स निकाल लो। अगर आपको मोल्स निकल गए या आपको निकालने आ गए, मोल्स कैलकुलेट हो गए, तो आप बहुत आसानी से, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, जैसे आपको सपोज करो आपसे कह दिया जाए, मान लो क्वेश्चन है 18 ग्राम C6H12O6, फॉर्मूले को नोट कर लेना, ग्लूकोज होता है। 18 ग्राम C6H12O6 प्रेजेंट है। फाइंड करने इसका वॉल्यूम क्या होगा? फाइंड करने नंबर ऑफ एटम्स, अलग अलग निकाल लो, ठीक है, निकालो। 18 ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज मास गिवन, दैट इज 18 ग्राम। मोल्स कितने होंगे? मोल्स होते हैं हमारे पास में गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितने? गिवन मास है 18 ग्राम। C6H12O6 का मोलर मास कितने है? निकाल लेते हैं। C6H12O6, तो हमारे पास में क्या होगा? एक कार्बन का 12, टोटल कितने? 6, प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12, प्लस 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16, तो इसको टोटल करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारे पास में मोलर मास। ये आ गया। तो हमारे पास में मोल्स क्या आएंगे? 18/180, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आगे निकल के? 0.1 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, बहुत आराम से हमें मोल्स कैलकुलेट करने आ गए। मोल्स निकल गए, तो अब वॉल्यूम निकालना है, निकाल दो। वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम होता है मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स कितने? 0.1 इंटू वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 0.1 इंटू, तो दैट इज 2.24
लीटर ऑफ C6H12O6 के प्रेजेंट है। क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन निकाल लो, नंबर निकाल लेते हैं। मोल्स गिवन हो गया, मोल्स निकल गए, नंबर निकाल लो। नंबर दैट इज n इक्वल्स टू मोल्स 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ गया। इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज के प्रेजेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, इतने नंबर ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है इसका। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल C6H12O6 में कितने कार्बन एटम? तो 6 कार्बन। टोटल कितने? 0.1 इंटू Na। इसमें कितने? तो 6 इंटू 0.1 इंटू Na दैट इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू Na के बराबर हमारे पास कार्बन एटम्स है। ऑक्सीजन एटम्स कितने? ऑक्सीजन 6 है तो 6 हो जाएगा। 12 है तो 12 पुट कर देना एक इसमें, तो 12 हाइड्रोजन्स। तो कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करवा ले, हर एक चीज़ को हम बहुत आराम से और बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो मोल का, आपको सीधा वहां से मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और जैसे मोल कैलकुलेट हो गए अब बहुत आसानी से उसके बाद चाहे कुछ भी कैलकुलेट करवा ले, वो सब चीज़ें आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीटली मोल्स के बारे में डिस्कस किए, कंप्लीटली। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। वहां से हम रिएक्शंस लिखना स्टार्ट करेंगे, और रिएक्शन लिख के फिर हम किस तरीके से उसमें मोल्स कैलकुलेट करते हैं, मोल्स के टर्म में बात करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की है मोल्स की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और हाउ टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मोल। क्लियर है? तो ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है और आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।